तो लास्ट क्लास में जो है यहाँ तक किया था हमने क्वेश्चन नंबर 82 ऑब्जेक्टिव टाइप में। आगे बढ़े इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 83 कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। गिवन NH3 प्लस 3Cl2 से NCl3 प्लस 3HCl, इसके लिए यहाँ लिखा हुआ माइनस डेल्टा H1, फिर है N2 प्लस 3H2 से 2NH3, इसके लिए माइनस डेल्टा H2, और एक दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 से 2HCl, और इसके लिए लिखा हुआ है प्लस डेल्टा H3। तो पूछ रहा है कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा NCl3 का वह क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं माइनस डेल्टा H1 प्लस हाफ डेल्टा H2 माइनस 3/2 डेल्टा H3। बी में दिया हुआ माइनस डेल्टा H1 प्लस हाफ डेल्टा H2 प्लस 3/2 डेल्टा H3। सी में है डेल्टा H1 माइनस हाफ डेल्टा H2 माइनस 3/2 डेल्टा H3, और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। मतलब तरीका अलग हो गया पूछने का, क्वेश्चन अलग नहीं है। पहले हम किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तरीका अलग हो गया। और बार क्वेश्चन में डाटा दे देता था न्यूमेरिकल टाइप का, इस बार डाटा वगैरह नहीं है। तुम्हें फार्मूला कंप्यूट करना है कि कौन सा फार्मूला हम बनाएंगे, इससे तो काम बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, बस हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है किसका, NCl3 का। तो इसके लिए इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, N2 प्लस Cl2 से NCl3। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाना होगा, यहाँ 2 लगाना होगा। मतलब हमें यह इक्वेशन चाहिए। रिएक्टेंट साइड में हमें N2 और Cl2 चाहिए, और प्रोडक्ट साइड में NCl3 चाहिए। तो N2 और Cl2 वाले को ये करो, और N2 1 मोल चाहिए, Cl2 3 मोल, तो इसको कर देने से हो जाएगा। NCl3 चाहिए हमें कितना मोल, 2 मोल। तो यदि हम ऐसे करके चलें तो बात बन सकता है क्या। इसको मान लो कुछ 1 कर दो, इसे 2 कर दो, इसे 3 कर दो। देखो अब यहाँ प्रोडक्ट साइड में NCl3 है, इसमें भी प्रोडक्ट साइड में NCl3 है। मतलब इस इक्वेशन को तो 100% जोड़ना ही है। किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ या इसके साथ। तो उसके लिए देखो रिएक्टेंट साइड में यहाँ N2 है, यहाँ भी N2 है, तो इसके साथ जुड़ना है। इसका घटेगा ये वाला है H2 और Cl2 वाला। तो अब मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं करना होगा, इस चीज़ को केवल देखना है हमें। NCl3 यहाँ 1 है, यहाँ 2 मोल है। मतलब इक्वेशन 1 को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और इसमें जोड़ दें इक्वेशन नंबर 2, और माइनस कर दें हम किसे माइनस कर दे, अच्छा इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा फिर ना। इसको 2 से किए हो तो 6 हो जाएगा, तो इसको 3 से करके देखें क्या, -3 × 3 करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। तो 1 को 2 से यदि हम कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 2NH3 प्लस 6Cl2, फिर इसमें 2 को जोड़ना है ना, तो ये हो जाएगा N2 प्लस 3H2, और इसमें माइनस किए हो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो -3H2 -3Cl2।
अब इधर आ जाओ, 2 से था 2NCl3, 2NCl3, 2NCl3। देखो एक चीज़ हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, अभी बात समझ में आई क्या, कि यह जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं ना, इस रिएक्शन में यहाँ 2NCl3 हम ला रहे हैं, और 2NCl3 आएगा नहीं। वजह कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन है कि जब 1 मोल कंपाउंड बने अपने एलिमेंट से, यहाँ हम कितना बना दे रहे हैं, 2 मोल बना दे रहे हैं, 2 मोल बना दे रहे हैं इसमें हम। तो लास्ट में या तो 2 से सबको डिवाइड कर देना होगा, या फिर अभी ही करते हैं, खैर देख लेते हैं, बस यहाँ में 1 लाना था, अभी देखते हैं। 2NCl3 प्लस 2 से इसको करेंगे 6HCl प्लस 2NH3 माइनस 6HCl, ठीक है। अब देखो कटने छटने वाला कुछ है कि नहीं, ये 3H2 से 3H2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर 2NH3 है, इधर भी 2NH3 है, प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो इधर अब हमारे पास बच रहा है N2 प्लस 3Cl2 से 2NCl3। तो इसके लिए क्या आया इक्वेशन, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा था हमने, तो -2 डेल्टा H1, फिर इसमें से 2 को जोड़ दिए थे तो प्लस माइनस डेल्टा H2, माइनस 3 को 3 से तो 3 डेल्टा H3। अब देखो इसमें से 2 मोल बना था ना NCl3, 2 मोल, हमें 1 मोल लाना है, तो 1 मोल लाने के लिए सबको 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 तो 1/2 तो 1/2, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ भी करना होगा 2 2 2, तो हो जाना चाहिए माइनस डेल्टा H1 माइनस 1/2 डेल्टा H2 माइनस 3/2 डेल्टा H3। सारा माइनस में आ गया, माइनस डेल्टा H1 माइनस 1/2 डेल्टा H2 माइनस डेल्टा 3/2 डेल्टा H3। ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ, इतना में से ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देखो ज़बरदस्ती टिक नहीं करना है, क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास नॉन ऑफ दीज का भी है, ध्यान रखोगे। ये ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन फिर यहाँ डेल्टा H1 माइनस में नहीं है, जबकि वो भी माइनस ही में आ रहा है इक्वेशन से, तो नॉन ऑफ दीज। देखो एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को हम ऐसे यहीं पे बैलेंस करके चलते हैं, हाफ N2 प्लस 3/2 Cl2, तो यहाँ बनता है NCl3। तो फिर इस इक्वेशन को लाने के लिए यही सारा काम हो जाता, यही सारा काम हो जाता, और यहीं से हम लोग चलते। तो जब इस इक्वेशन को लाना होता तो ज़रा सोचो तो इसको कैसे कैसे हम लोग क्या करते, सो ऐसे करते, 1 प्लस हाफ इंटू 2 माइनस 3/2 इंटू 3, तो डायरेक्ट आ जाता। करके बताते हैं, 1 में यहाँ NH3 है प्लस 3Cl2 है, 2 को 1/2 से करना था ना, तो 1/2 N2 प्लस 3/2 H2, इसमें माइनस करना था 3 को 3/2 से, तो 3/2 H2 माइनस 3/2 Cl2। प्रोडक्ट साइड क्या क्या आता, NCl3 प्लस 3HCl, और ये हो जाता 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो 2 2 कट जाता, तो प्लस NH3, और ये हो जाता, इसको तो हम 3/2 से किए हुए हैं, तो 3/2 से करोगे 2 2 कट जाएगा, तो 3 बचने वाला है, तो माइनस 3HCl। अब देखो यहाँ से माइनस 3/2 H2 और प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, उसके बाद इधर 3HCl ही खत्म, NH3 से NH3 खत्म, तो अब यहाँ बचेगा हाफ N2, 3Cl2 में 3/2 Cl2 जाएगा, तो 3/2 Cl2 बचेगा। इधर क्या क्या बचा, इधर बच गया केवल NCl3। देखो आ गया इक्वेशन, तो दोनों सही है। ऐसे हम लिखे तो NCl3 का 2 मोल बना,
लास्ट में उसको 1 मोल में कन्वर्ट किए तो सेम चीज़ से डिवाइड कर दिए 2 से, या फिर दूसरा कि आप डायरेक्ट यहीं करके चलते ऐसा, फिर भी वो लोग आ जाता। सोचने पे है, लेकिन खैर आंसर तो नन ऑफ दीज है, चाहे ऐसे चलो ऐसे चलो, कोई भी आंसर सही नहीं है तीनों में से। डी, नन ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। डाटा केवल नहीं दिया हुआ था, बस डायरेक्ट ही डेल्टा एच के टर्म में ही पूछ लिया इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या था, 83 था क्या? हाँ 83। नेक्स्ट 84 नंबर, 84 नंबर, 84 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है द स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, द स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए जहाँ NH3 को कंसिडर किया गया है, बी जहाँ CO2 को कंसिडर किया गया है, सी HI को कंसिडर किया गया है, एंड डी SO2 को कंसिडर किया गया है, आर रेस्पेक्टिवली -46.19 -393.4 +24.94 and -296.9 किलोजूल पर मोल। The increasing order of stability, the increasing order of stability, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये देखो नया टाइप का क्वेश्चन, अभी तक हम लोग नहीं किए थे ऐसा। कंसेप्ट जान रहे हैं क्या है, बस उसी को क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। सी ए, फिर ए सी डी। नेक्स्ट है 85 नंबर, 85 में है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है NH3 का -46 किलोजूल पर मोल। तो बताना है कि इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज क्या होगा। N2 से 3H2 गैस, ऑप्शन है +23 किलोजूल, बी है +92 किलोजूल, सी है +46 किलोजूल, डी है +184 किलोजूल। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का स्टेबिलिटी के साथ क्या संबंध है बताओ। तो इसके लिए एक लाइन याद रखो कि ग्रेटर द नेगेटिव न्यूमरल वैल्यू ऑफ enthalpy of formation, greater will be the stability of compound, इस लाइन को याद रखो कि जिस कंपाउंड के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी जो है उतना ही अधिक होना है। क्यों, उसको भी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो बस उस नेगेटिव न्यूमरल वैल्यू के आधार पे देख लो। इसमें से देख रहे हो 3 का वैल्यू नेगेटिव में दिया हुआ है, 1 का पॉजिटिव में है, 1 का पॉजिटिव में, HI का पॉजिटिव में दिया हुआ, मतलब ये सी नंबर वाला सबसे कम स्टेबल होगा। तो वहाँ से तो डायरेक्ट तुम आंसर पकड़ लोगे। हम यहाँ लिखें कि जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें से 1 का वैल्यू पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल होगा।
तो सी सबसे कम स्टेबल होगा। देखो डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा आंसर तुम्हें, काहे कि सी सबसे कम स्टेबल एक ही ऑप्शन में है ही, मात्र बी में। डायरेक्ट पकड़ लिए तुम, इधर देखने का जरूरत भी नहीं पड़ा। फिर भी एक बार चेक कर ले, सी से ज़्यादा लिखा हुआ है ए का होगा, ए का -46 ही है, उससे ज़्यादा डी का -296, सबसे ज़्यादा बी का, क्योंकि इसका नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा है। देखो अब बोलोगे कि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने से क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है कंपाउंड? अरे भैया नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है ना कि कंपाउंड का फॉर्मेशन के दरमियान उतना एनर्जी वहाँ से रिलीज हुआ, ठीक है। अब जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा वहाँ से, उस सिस्टम के पास उतना कम एनर्जी बचेगा। तुम कह रहे हो कि सर मेरा बहुत ज़्यादा खर्च है, पैसा बार बार पैकेट से निकलते रहता है, तो इसका एक मतलब ये भी ना हुआ कि तुम्हारे पास पैसा बचता कम होगा, सेविंग कम होता होगा, क्योंकि ज़्यादा तो निकल रहा है तुम्हारे पैकेट से पैसा। तो यदि किसी कंपाउंड का बनने के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब उसके पास कम से कम एनर्जी बचेगा। और हम पढ़े हैं कि जिस सिस्टम के पास एनर्जी जितना कम बचता है, वह सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू रहा, मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी वहाँ से निकल गया, मतलब उतना कम एनर्जी बचा, मतलब उतना ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये था एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर इज बी। इसमें देखो ज़रा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NH3 का दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है N2+, ऐसे कर सकते हो, पर मोल में दिया हुआ है तो 12N2 + 3/2H2 से NH3, ठीक है। इसके लिए दे करके रखा है -46, तो इसी को यदि हम उल्टे NH3 से 1/इतना + 3/2H2, तो यही वाला वैल्यू +46 हो जाएगा। लेकिन यहाँ इक्वेशन में 2 लगा हुआ है, इधर कुछ नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 है तो आ जाएगा ना 2NH3 से N2 + 3H2, तो इसको भी 2 से कर दो, हो गया +92 आएगा आंसर। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट ऐसे करते हैं, इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ΔFH दिया हुआ है कुछ कंपाउंड के लिए, CH4 के लिए, H2O के लिए, मिथेनॉल के लिए। CH4 के लिए है -76 किलो जूल पर मोल में है सभी डाटा, H2O के लिए है -242, इसका है -266। तो द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसके लिए पूछा है कितना होगा, CH3OH + H2 से CH4 + H2O, इसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना करेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, -4 किलो जूल पर मोल, -556 किलो जूल पर मोल, -318 किलो जूल पर मोल, -52 किलो जूल पर मोल। ऐसा ही 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा ना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए जो पढ़े हम, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 + एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH3OH प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2। अब CH4 के लिए दिया हुआ है -76 प्लस -242 माइनस मिथेनॉल का है इतना, और H2 प्योर एलिमेंट है तो 0 लेना है, जाएगा 6 2 8 7 और 4 11 का 1 1
2 और 1 3, -318, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 266, 8 में 6 गया 235, -52। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। -52 डायरेक्ट आ गया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87। नंबर बोला है कि द एवरेज मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ आइस एंड वाटर आर रेस्पेक्टिवली एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस है इतना टू वाटर है पी। देखो मोलर हीट कैपेसिटी मतलब CM, इसको एंथैल्पी के टर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख दो, ये जो है हीट कैपेसिटी है, ठीक है, कंबसन नहीं समझना है, चलो लिख देते हैं हीट कैपेसिटी SC लिख देते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है यहाँ से किसके लिए, आइस और वाटर के लिए। आइस के लिए है 37.8 किलो जूल पर मोल और वाटर के लिए है 75.6 जूल में है, केवल जूल पर मोल। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है आइस का 6.012 किलो जूल पर मोल। पूछ क्या रहा है, देखो पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस at -10 degree Celsius to water at 10 degree Celsius would be options 2376 जूल, बी में 4752 जूल, 3970 जूल, 1128 जूल। ये 4 दिए हुए हैं। इसमें तो मेहनत करना होगा, इस क्वेश्चन में मेहनत करने वाला क्वेश्चन ही है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो मोलर हीट कैपेसिटी आइस का दिया हुआ है 37.8 जूल पर मोल, ठीक है। वाटर का दिया हुआ है उतना, आइस का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस वुड बी। देखो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो आइस का दिया हुआ है पर मोल में, तो इसका मतलब हो गया कि 18 ग्राम आइस को वाटर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी लग रहा है 6012 जूल, ठीक है, समझ रहे हो। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आइस का दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 मोल आइस वाटर में बदल रहा है तो इतना एनर्जी लग रहा है, तो 1 मोल मतलब 18 ग्राम, तो 18 ग्राम आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो इतना लगा, तो 1 ग्राम होगा तो 6012 बाई 18, 10 ग्राम होगा तो 6012 बाई 18 इंटू 10। थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 0 0, अब फिर 5 6 जा 30, यहाँ 9, इसको ये करो तो 9 3 जा 27, फिर 3 आ गया, तो 9 3 जा 27, फिर 3 आ गया, 9 4 जा 3340, ठीक है, इतना आ रहा है अभी, इतना जूल। अब देखो यह जो होता है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस का होता है,
आइस जो वाटर में कन्वर्ट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ ही लेकर के चला है 10। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बाय हीट और टेम्परेचर, नीचे लिखते हैं हम, यहाँ हीट नीचे टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से हमें हीट निकालना है, तो हीट यदि डायरेक्ट यहाँ से निकालें तो मोलर हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 37.8 जूल में, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लोगे मतलब 283 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन मास बाई मोलर मास, तो 10/18 ऐसे। तो यदि उस फॉर्मूला से वहाँ से सॉल्व करके इसको निकालोगे तो एक बार कैलकुलेट करके देखना क्या आता है डाटा। आंसर तो है सी नंबर 3970 जूल। यहाँ से ऐसे चलते हम लोग तो 3340 जो कि है नहीं, लेकिन वो तो इस रेंज में ही आ रहा है, ये एक बार उसको ऐसे करके देख लेना है। वाटर का हीट कैपेसिटी से यहाँ कोई मतलब बन नहीं रहा है, तो डायरेक्ट वहाँ से कर लोगे हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखें, क्वेश्चन नंबर 87 तक, फिर आगे जो है नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।